कनाडा वर्सेस नेपाल की जो ओडीआई सीरीज इस वक्त चल रही है, 2 मैच इसमें हो चुके हैं और दोनों मैच जो है कहीं ना कहीं नेपाल ने अपने नाम दर्ज किया और सीरीज़ भी अपने नाम उन्होंने कर ली है। लेकिन इस पूरे एनालिसिस जो लगातार हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो नए प्लेयर्स हैं जिन्होंने डेब्यू किया है या फिर जिन्होंने कम किया है, काफ़ी वक्त टीम से बाहर थे, फिर कहीं ना कहीं कम किया है, उनके बारे में उतनी डिटेल में बात नहीं हो पाएगी। उनकी परफॉर्मेंस किस तरीके की अभी तक रही है, कौन इंप्रेसिव कैटेगरी में आ रहे हैं, कौन नॉन इंप्रेसिव कैटेगरी में आ रहे हैं, या किनका कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि बैलेंस है, एवरेज टाइप का परफॉर्मेंस रहा है। तो उन पे हमने कल ही कहीं ना कहीं सोचा था कि दोनों मैचेस में कहीं ना कहीं उतनी खुल के बात नहीं हो पाई एनालिसिस में, क्योंकि एनालिसिस की बात जब होती है तो उसमें सारी चीज़ों की बात हम करते हैं, चाहे वो मैच से रिलेटेड हो, सामने वाली टीम की बैटिंग हो, बॉलिंग हो, हर प्रोस्पेक्ट से आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। तो स्पेसिफिक एक प्लेयर्स पे बात करना कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाता है। तो हम सोचा चलिए इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाते हैं और उसमें जो डेब्यूटेंट्स हैं और या फिर जो भी कम कर रहे हैं उनके बारे में ज़रा बात करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है और किस तरह से उनकी प्रॉमिसिंग नजर आ रही है। शुरुआत दोनों टीमों से करेंगे। दोनों टीमों के कनाडा के भी कुछ प्लेयर्स हैं जिनके बारे में बात करनी है और नेपाल के भी कुछ प्लेयर्स हैं। एंड कनाडा से अगर मैं शुरुआत करूं यहाँ पर, तो सबसे 3 प्लेयर्स यहाँ पर हमने पिक किए हैं। तो सबसे पहले प्लेयर की बात करें तो वो आप कौन सा पिक कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस से आप उनकी परफॉर्मेंस को आप किस कैटेगरी में डालेंगे, इंप्रेसिव, नॉन इंप्रेसिव या फिर एवरेज, बीच में? नहीं, ज़रूर। देखिए, अगर हम बात करें उदय भगवान की, तो यहाँ पर उन्होंने कुछ अच्छे ग्लिम्स जिसे कहते हैं वो ज़रूर दिखाए हैं। पहले मैच में हमने देखा 8 ओवर में उन्होंने 3 विकेट निकाले थे अपने। दूसरे मैच में इतने किफ़ायती, मतलब इतने अच्छे नहीं रहे, कहना होगा मैच दर मैच हो जाता है। 5 ओवर में 54 रन उन्होंने दिए, काफ़ी रन खर्च किए। बॉलिंग काफ़ी, लाइन और लेंथ काफ़ी ख़राब थी अगर हम दूसरे मैच की बात करें, और सामने वाले बल्लेबाजों ने काफ़ी अटैक करके क्रिकेट खेला। जो पिछले मैच में थोड़ा सा डिफेंसिव जा रही थी बॉलें उनकी, इस बार नेपाल के ही बल्लेबाजों ने उस बॉलों में अटैक किया था। लेकिन अगर हम बात करें तो उदय भगवान पर थोड़ा सा वर्क होगा। यहाँ पर अच्छे हैं, कद लंबे हाइट के हैं, पेसर भी हैं, अच्छी स्पीड भी है, थोड़ा सा यहाँ पर वर्क करने की ज़रूरत है उन्हें, और धीरे धीरे जितने मैचेस उन्हें मिलेंगे वो ज़रूर यहाँ पर बेहतर। बिल्कुल। तो यहाँ पर एंड अगर हम कैटेगरी में डालना चाहें तो डेफिनेटली एवरेज में डाल सकते हैं। ज़रूर। जी हाँ, अभी फिलहाल एवरेज में उन्हें डाला जा सकता है इन 2 मैचेस की बात करें। उसके बाद बात करें ईश्वरचंद सोही। जी हाँ, ईश्वरचंद सोही की अगर बात की जाए, कनाडा के एक और प्लेयर है, यहाँ पर उनके अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों मैचेस में उन्होंने 2-2 विकेट यहाँ पर निकाले हैं। पहले मैच में 38 रन देकर कहीं ना कहीं 2 विकेट निकाले थे और नेक्स्ट मैच में भी काफ़ी थोड़े से खर्चीले साबित हुए, 48 रन पर 2 विकेट यहाँ पर निकाले। एंड इन्हें आप किस कैटेगरी में डालेंगे, क्योंकि बॉलिंग वाइज भी कहीं ना कहीं आपने सारी चीज़ें देखी हैं, इनकी डिलीवरी, लाइन और लेंथ, क्या आप कहेंगे? नहीं, ज़रूर। 8 ओवर में 2 विकेट पहले भी लिए, फिर दूसरे मैच में भी लिए, तो थोड़ा सा कंटिन्यूसली ज़रूर है। और कहना होगा राइट आर्म मीडियम बॉलर है, और राइट आर्म मीडियम बॉलर्स के लिए तो कहना होगा लाइन और लेंथ ही सब कुछ है। स्टम्प टू स्टम्प जितना रखेंगे, बॉडी के क्लोज रखेंगे, क्योंकि राइट आर्म मीडियम है, यानी कि इतना ज़्यादा आपके पास स्पीड नहीं है, इतना ज़्यादा आप स्पीड से नहीं करा सकते, और वो दिखता भी है हमें जब वो बॉलिंग कराते हैं। तो बेहतर हो कि विकेट कीपर को वो अपना ऊपर ही लेके चले, जैसे आपके प्रवीण कुमार थे। प्रवीण कुमार रखते थे अपने बॉलिंग में, काफ़ी ऊपर रखते थे वो विकेट कीपर, उस टाइप के ही हैं। ज़्यादा स्पीड है नहीं, लेकिन लाइन और लेंथ कंट्रोल में रखेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं 2-2 विकेट लगातार, कंटिन्यूटी बनी रहेगी, कम रन खर्च कर टीम के लिए थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करने को। बिल्कुल। तो ये भी कहीं ना कहीं एवरेज कैटेगरी में हम पुट ऑन करेंगे अभी के लिए फिलहाल। अभी उसके बाद देखना होगा आगे कैसे कैसे अपने आप में इंप्रूवमेंट करते हैं। उसके बाद बात करें दिलप्रीत बाजवा, तो इन्होंने कहीं ना कहीं 19 रन बल्ले से कहीं ना कहीं रन किए थे और 3 ओवर डालकर 1 विकेट उन्होंने निकाला था। तो इनका तो डेफिनेटली नॉन इंप्रेसिव में ही आएगा, उसमें कोई दोहराई नहीं है। चौथे नंबर पर आए थे। जी हाँ, और कल इनके पास एक मौका भी था, लेकिन कहीं ना कहीं बना नहीं पाए। ज़रूर। और ज़्यादा अभी कहना होगा कि जो प्लेयर्स हैं कनाडा के, जो बैट्समैन हैं, वो अलग दिखते हैं, शाइन होते हुए अलग से, हमें वो अलग ही बल्लेबाज हैं। हाँ। तो आपको और मेहनत करनी होगी, थोड़ा सा और ज़्यादा अपने ऊपर काम करना होगा। वो होगा, ज़रूर होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, आप ख़राब बैट्समैन हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। काम और वर्क करेंगे तो अभी नहीं, लेकिन थोड़े टाइम बाद जरूर हो। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, सब नए हैं या फिर जो वापसी कर रहे हो उनके बारे में कहीं ना कहीं बात हो सकती है कि हाँ आपका कैसा रहा कैसा नहीं रहा। लेकिन जो न्यू ईयर है, काफ़ी नए रखे हैं, न्यू कमर्स हैं, तो उनके बारे में डेफिनेटली यही कहा जा सकता है कि अभी तो फिलहाल आप इस कैटेगरी में, लेकिन उम्मीद करेंगे कि आप बेहतर जरूर यहाँ पर हो जाएं। चलिए, ये तो बात हो गई कनाडा के उन 3 प्लेयर्स की। अब अगर चले नेपाल की तरफ, तो एंड उनके सबसे पहले प्लेयर की यहाँ बात की जाए, डेब्यूटेंट से मैं शुरुआत करना चाहूँगा। बात करते हैं रिजन ढकल की, क्योंकि उन्होंने लगातार 2 मैचेस यहाँ पर मिल गए। नहीं, ज़रूर। देखिए, नई बॉल से वो, जैसे कि मैंने कहा भी था अपने हमारे डेली क्रिकेट में कल जो मैच एनालाइज हुआ था उसमें, कि नई बॉल अगर आप शेयर कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस सेशन में बॉलिंग करा रहे हैं, मॉर्निंग में, इवनिंग में, या नाइट में, या आफ्टरनून में। नई बॉल से
आपसे सीधा एक्सपेक्टेशन होती है कि आप बॉल को स्विंग कराएं, कंडीशन चाहे कोई भी हो, क्योंकि नई बॉल जो वाइड बॉल है वो 10-12 ओवर तक स्विंग करने को कहती है। उसमें भी अगर हमें थोड़े ग्लिम्स नहीं दिखेंगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि नई बॉल का इस्तेमाल ही होता है कि हाँ, नई बॉल से ट्रबल पैदा करना सामने वालों को। कम से कम 3-4 ओवर तक का तो स्विंग दिखे हमें, वो भी नदारद रहता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा इस पर वर्क करने की ज़रूरत है रीजन को, कि बॉल कैसे किस सीम से या किस तरीके से पकड़ें कि थोड़ा सा स्विंग वगैरह हो, क्योंकि नई बॉल से अगर स्विंग नहीं होगी तो आप दुनिया के किसी भी कोच से पूछ लीजिए, नई बॉल उसी को दी जाती है जिसको स्विंग करानी आती है, अदरवाइज नहीं हो पाता लंबे समय तक नई बॉल से करा पाना। बिल्कुल। तो वहीं पर एक चीज़ और है कि स्विंग तो कहीं ना कहीं वो उतनी मिली नहीं है अगर हम देखें दोनों मैचेस में, और उसके साथ साथ एंड एक स्पीड भी उनकी इतनी खासी नहीं है, इसीलिए विकेट कीपर ऊपर लगातार आए थे। उनकी बॉलिंग भी अगर हम देखें तो या तो आप कहीं ना कहीं स्पीड के साथ लाइन रखें या फिर स्विंग करें, लेकिन जैसे यान ने कहा कि नई बॉल है तो डेफिनेटली अगर स्विंग नहीं होगी तो दिक्कत यहाँ पर होगी। और दोनों मैचेस में हमें वो चीज़ उतनी, जैसे हम कह रहे हैं कि नई बॉल से जो ट्रबल एक लेफ्ट आर्म पेसर करा सकते हैं, वो कम से कम इन 2 मैचेस में बिल्कुल भी ऐसा देखने को नहीं लगा कि हाँ काफ़ी ट्रबल हुआ हो। कुछ एक आध 2-3 बॉलें हमें कभी कभार लगी कि हाँ, लेकिन अगर आप 14 ओवर में 2-3 बॉलें ऐसी डालेंगे तो डेफिनेटली फिर लेट हो जाएगा, बहुत लेट हो जाएगा। ओडीआई गेम और लेट हुआ भी, आप देखिए कल के मैच में अगर हम बात करें कि पूरे पावर प्ले में नेपाल टीम को कोई विकेट मिला नहीं, तो ये कहीं ना कहीं एक कंसर्न जरूर है। तो अभी भी रीजन टैकल जो है वो नॉन इंप्रेसिव कैटेगरी में आएंगे, वो इसीलिए क्योंकि इनको 2 मौके मिल चुके हैं। जी हाँ, एक आपको पहला मौका मिला, उसके बाद फिर से आपको मौका मिला कि इस बार आप क्या इंप्रूवमेंट दिखाते हैं, लेकिन नहीं, कोई इंप्रूवमेंट हमें वहां पर देखने को या फिर कोई इतनी ज़्यादा अटैकिंग बॉलिंग हमें देखने को नहीं मिली। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर अगले प्लेयर की, यान सूर्य तमांग की यहाँ बात की जाए तो उनकी परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी है? बिल्कुल, और सूर्य तमांग ने सेकंड मैच में थोड़ा सा बेहतर किया लाइन और लेंथ से, लेकिन कहना होगा कि उन्हें और अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। फील्डिंग से कॉस्टली बहुत है, फील्डिंग उनकी काफ़ी पुअर है, हमें कहना होगा यहाँ पर उसको थोड़ा और ध्यान देने की ज़रूरत है। बॉलिंग में आप और बेटर हों, बहुत सारे लेफ्ट आर्मर्स हैं, तो जितना ज़्यादा आप बेटर होंगे, जितना ज़्यादा अपने ऊपर वर्क करेंगे उतना बेहतर है, क्योंकि नेपाल में हमने देखा है बहुत सारे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं। तो कब आएंगे, कब जाएंगे, क्या होगा, और मैनेजमेंट जो है वो एक पे स्टिक नहीं रहता। इस सीरीज़ में सूर्य तमांग है, अगली सीरीज़ में कोई और आ जाएगा, तो इसलिए अपने ऊपर जितना जल्दी हो सके वर्क करिए। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी अगर हम देखें, लेफ्ट आर्म स्पिनर बहुत सारे हैं नेपाल में। बिल्कुल सही कहा। और कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हम देखें तो उन्होंने दोनों मैचेस मिलाकर 15 ओवर करीब डाले हैं और करीब 80-85 रन मेरे ख्याल से उन्होंने अब तक दे डाले हैं, और विकेट सिर्फ एक ही उन्होंने यहाँ पर निकाला है। तो कहीं ना कहीं ये भी नॉन इंप्रेसिव कैटेगरी में आएंगे कुछ ऐसा, क्योंकि इनको भी 2 मैचेस मिले थे लेकिन वो कुछ खासी इंप्रेसिव नजर नहीं आए। फिर से हम कहेंगे 2-4 बॉलें अगर आपको लगी होगी वाह क्या बॉल पड़ गई, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा, आपको कंसिडर करना, क्योंकि आपके लिए कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने आपको समझाया कि लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की कोई कमी नहीं है, शायद आप इस सीरीज में है लेकिन अगली सीरीज में शायद आप ना हो, तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है। तो इसके लिए ये सीरीज जो भुनाने का मौका था अभी तक तो कम से कम वो नहीं मिला है। उसके बाद बात करें आकाश चंद की, डेफिनेटली एक ही मैच हुआ है अभी तक, तो दूसरा मैच होता तो कहीं ना कहीं इससे एक से दूसरे से हम कंपेयर कर सकते थे, लेकिन पहला मैच है तो चलिए ठीक है, हम यहाँ पर फिलहाल एवरेज कैटेगरी में डालेंगे। एक अगर सेकंड मैच में खेले तो उसके बाद रिपोर्ट आपके सामने हम प्रेजेंट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी पहले मैच में एक मैच में देखकर कहना गलत होगा। वैसे भी हम चाहते थे कि नेपाल ए साइड से आए, लेकिन तो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो इतनी जल्दी यहाँ पर डेब्यू करें, थोड़ा और तब कर पक कर आते, लेकिन चलिए अब आ गए हैं तो, लेकिन कंपेयर तभी होगा जब एक और मैच उनका हम देख लेंगे। एंड उसके बाद अब बात करते हैं रिटर्नीज की। रिटर्न प्लेयर्स की अगर बात की जाए यहाँ पर तो पवन श्राफ की बात करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस कितनी ज़्यादा इफेक्टिव अभी तक देखने को मिली है कि नेशनल टीम के कॉलअप के हिसाब से अगर हम देखें? नहीं, ज़रूर देखिए, अभी तक तो उन्होंने विकेट से बॉलिंग से बॉलिंग से ही थोड़ा सा ठीक ठाक किया है, ठीक ठाक वो भी, और बैटिंग से तो बहुत ही पुअर रहे हैं, लेकिन हमें बार बार देखने को मिल जाता है कि उनकी जगह जो है वो आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं से। तो ज़रूर है परफॉर्मेंस के लिहाज से तो कभी फिट नहीं बैठे टीम में, डोमेस्टिक और अभी भी वही है, डोमेस्टिक में उनका कुछ और रिजल्ट रहता है और यहाँ आकर कुछ और रिजल्ट हो जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक का फ़र्क बहुत ज़्यादा ज़मीन और आसमान का फ़र्क जैसा हो जाता है। अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल में आकर उन्होंने बामुश्किल ही कुछ इंप्रेसिव इनिंग या कुछ ऐसा खेला होगा, कराया होगा जितना हम जानते हैं, लेकिन आज भी इस सीरीज़ में भी वो खाली हैं, बिल्कुल कुछ ऐसा किया नहीं है। लेकिन अब देखिए फिर से उन्हें कहीं आगे जाके मौका मिल ना जाए, क्योंकि अब तक तो यही होता आया है उनके साथ। जी हाँ, तो चलिए, लेकिन परफॉर्मेंस बेसिस पर कहीं पे भी वो खड़े नहीं हो रहे हैं, अभी भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत खराब है। 2 मैचेस में 29 रन है, यानी आप लगा के चलिए 14.5 की उनकी एवरेज है, और ऐसा नहीं कि उनको बैटिंग नहीं मिली, काफ़ी अच्छी खासी बैटिंग उन्हें आई थी, वो खुद अपना विकेट गवा कर गए, नॉट आउट होकर जाते तो समझ में आता कि चलिए मैच ही कहीं ना कहीं खत्म हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं रहा। बॉलिंग में भी थोड़ी बहुत अच्छी डिलीवरी जरूर रही, जैसे आपने कहा बॉलिंग में ठीक ठाक रहा है, वो भी ठीक ठाक कैटेगरी में है, लेकिन बैटिंग में
खास करके बिल्कुल भी इंप्रेसिव यहाँ पर नहीं रहा। एंड एक और प्लेयर है यहाँ पर अनिल शाह, उन्होंने भी कहीं ना कहीं रिटर्न किया है। उनके बारे में क्या कहेंगे? एक ही इनिंग उनकी भी हुई है डेफिनेटली, लेकिन बहुत ही दमदार रही, बहुत ही तेज तरार रही। जो रोल उन्हें दिया गया था कुशल गुर्तल वाला एज अ ओपनर, वो उन्होंने कहीं ना कहीं बखूबी जरूर किया, तो वो इंप्रेसिव कैटेगरी जरूर रहा है। लेकिन वही एक ही मैच उन्होंने खेला है, अभी एक और मैच हो जाए उसके बाद कंपेयर करेंगे। अगर उन्हें लिया जाता है थर्ड मैच में तो फिर कंपेयर किया सकता है। आकाश चंद और अनिल शाह के बारे में जो है जो डिटेल में बात है वो होगी एक और मैच देखने के बाद, तो उसके बाद कहीं ना कहीं आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं कुछ प्लेयर्स थे जिनके बारे में हम जो नए थे या फिर कमबैक जिन्होंने किया या फिर कहीं ना कहीं डेब्यू उन्होंने किया कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है इस ओडीआई सीरीज में अभी तक अगर हम बात करें। बाकी जो भी डिटेल्स है वो लगातार कल का मैच जो गया है उसकी एनालिसिस आप जाकर एक बार जरूर सुनिए, उसमें भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग एनालिसिस हैं, डिटेल्स के साथ हमने प्रेजेंट किया आपके सामने विद चार्ट्स एंड फैक्ट्स, जाकर एक बार उसे भी जरूर सुनिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आज एसीसी चैलेंजर कप का जो है फाइनल है और थर्ड प्लेस का मैच भी है, उसकी भी सारी अपडेट्स लगातार आपको डेली में मिलती रहेंगी। कम्युनिटी टैब को चेक करना मत भूलिए। बाय।